ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड डायबिटिक डे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर सविता जैन जी के साथ, जो कि MBBS MD मेडिसिन DNB एंडोक्रिनोलॉजी कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी स्पेशल इन शुगर थायराइड एंड हार्मोनल डिसीज, जो कि दीप हॉस्पिटल मॉडल टाउन लुधियाना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर सविता जैन जी ने हमारी पंजाब प्लस की टीम को शुगर के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके निवारण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया शुगर को हल्के में नहीं लेना चाहिए और रेगुलर शुगर को चेक करवाते रहना चाहिए। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर सविता जैन जी के साथ। दर्शकों, ऑन ईव ऑफ वर्ल्ड डायबिटिक डे हम लुधियाना के एक ऐसे ब्रांड, एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने पिछले लंबे समय से हजारों की गिनती में उन मरीजों को एक नई जिंदगी दी है जो शुगर से ग्रस्त थे, जो थायराइड से ग्रस्त थे, जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स थी, बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चों में जैसे PCOD हो रहा है, उनके लिए ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। हमारी मुराद है डॉक्टर सविता जैन जी के साथ, जो कि अभी दीप हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। और आपके पंजाब प्लस के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। डॉक्टर सविता जी, जैसे शुगर वर्ल्ड डायबिटिक डे लोग मना रहे हैं और पहले से अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने प्रिवेंटिव के ऊपर आकर आज 30 साल हो गए, पेशेंट 25 साल हो गए जो आपके साथ अटैच हैं और वो मेडिसिन ले रहे हैं एंड दे आर लीडिंग अ जेंटल लाइफ, और जो प्री डायबिटिक थे जिनको आपने अपने सिस्टम के साथ, अपने डाइट के चार्ट के साथ आपने उनको मेडिसिन तक जाने नहीं दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेडिसिन में हम हमेशा मानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले इन्फेक्शंस के केस में हम करते थे, वैक्सीन लगाते थे। अब आजकल जो क्रॉनिक हमारे डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, उनमें इसका रोल बहुत ज़्यादा आ गया है। तो आजकल क्योंकि टेस्ट भी बहुत अच्छे आ गए हैं, तो हम पहले से ही जांच करके प्री डायबिटिक स्टेज में भी डायबिटिक पकड़ सकते हैं इसको। अर्ली डायबिटिक स्टेज में भी आजकल ये रिवर्सिबल है। अगर हम बहुत अच्छा अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज रूटीन को बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। क्योंकि अगर हम डायबिटीज को आने से रोक सकें या रिवर्स कर सकें, तो इससे जो लंबे समय के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे हम बच सकते हैं। सब लंबे समय तक आने वाली कॉम्प्लिकेशन, जो आप वर्ड यूज करें, कॉम्प्लिकेशंस आजकल जो शुगर है ये साइलेंट किलर है जैसे हम लोग मानते हैं, और लोगों को पता ही तब चलता है जब उसका असर बहुत ज्यादा डूंगा हो चुका होता है। क्योंकि वो लोग शुगर जो है मजाक में टेस्ट कराते रहते हैं कि भी टेस्ट करा ली, कभी 100 आ गया, कभी कितना आ गया, कभी नहीं खाया हुआ सुबह, मतलब उनको ये रहता है कि मेरी शुगर आए नहीं, और शुगर अंदर अंदर आई हुई होती है और उसको इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि जब उसको पता चलता है तब तक तो बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ज्यादातर जो लोग हैं उनको पता भी अगर होता है कि डायबिटीज है, तो भी वो अपनी बार बार चेक नहीं करते। जैसे हम अक्सर पेशेंट्स को बोलते हैं, शुगर चेक करने का मतलब कि आपको हर टाइम की शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, 24 घंटे की। मतलब आपकी खाली पेट करें, खाने के 2 घंटे बाद करें, कभी शाम के टाइम ब्रेकफास्ट, लंच से पहले या बाद में, या डिनर से पहले या बाद में। तो ज़्यादातर पेशेंट्स क्या करते हैं कि या तो वो चेक ही नहीं करते हैं तो कभी महीने बाद सिर्फ फास्टिंग शुगर चेक कर लेते हैं। जबकि हमारे इंडिया में स्पेशली हम देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो खाने के बाद ज़्यादा है। हमारी जो डाइट है वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से, और कुछ हमारे जीन्स में भी ऐसे हैं कि हम लोगों की पोस्ट प्रेंडियल या खाने के बाद वाली शुगर ज़्यादा बढ़ती है। तो खाने के बाद वाली शुगर को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी शुगर बढ़ी रहती है। एक और कारण ये है कि डायबिटीज में 50% लोगों को सिम्टम्स भी नहीं आते, तो शुगर 200-250 पे बहुत सारे लोगों को महसूस भी नहीं होता। ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग इसको इग्नोर करते हैं। बहुत पेशेंट्स हमें आके कहते हैं कि हमारी तो शुगर 300-350 रहती है, हमें तो कुछ पता नहीं चलता। पर उनको पता चलता है कुछ सालों बाद, जब उसके असर आने शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब डायबिटीज के जो ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जिसको हम बोलते हैं, जैसे नसों पे असर है या हमारी किडनीज पे, आंखों पे, वो असर एक बार अगर आ जाए तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट कर ले, हम उसको वापस नॉर्मल पे नहीं ला सकते। बट अगर हम इसको टाइमली ट्रीट करेंगे, जब हमें पता चल गया डायबिटीज का, अच्छा ट्रीट करेंगे, तो हम उन चीजों को आने से रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन कई बार जैसे आप बात कर रहे हैं, आपने तो जो लोगों के इफेक्ट भी कर चुकी थी, कोई आइज पर इफेक्ट करती, लेकिन आपने वहां पर रोक लिया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो टाइम रहते फिर भी किसी बढ़िया
कंसल्टेंट के पास, ये नहीं सोचकर कि जिन्होंने शुगर के बारे में ही जिन्होंने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो उनके पास जाए। जो लोग इस चीज के बारे में जानते हैं, तो क्या मतलब उसी स्टेज पर रुक तो सकता है ना कि उसके आगे जो नहीं जाए। हाँ, डायबिटीज का बहुत अच्छा इलाज हो सकता है इसके लिए, पर हमें डटे रहना पड़ता है। ये कोई वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे बहुत बार लोग आके हमें कहते हैं कि हमें तो बस एक गोली लगा दो कि हम ठीक रहें, तो ये ऐसा नहीं है कि हमने एक गोली लगा दी और आप हमेशा ठीक रहेंगे। इसमें हमें लगातार, हम कहते हैं कि अब पेशेंट ने हमारे साथ तो 10-15 मिनट लगाने हैं जो हमने देखना है, बाकी का जो समय है पेशेंट ने डायबिटीज के साथ रहना है और उसको खुद ही मैनेज करना है। तो जितना अच्छा वो खुद मैनेज कर लेंगे। खुद मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं कि अपने खाने का अपना, जैसे आपको बता रखा है डाइट चार्ट, अपने खाने का अच्छा ध्यान रखा जाए। अपनी एक्सरसाइज रूटीन, एक्सरसाइज में मैक्सिमम लोगों का ये रहता है कि यार टाइम नहीं है हमारे पास, हमने सुबह जल्दी जाना है। आजकल सबका लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है, तो उसमें भी हम बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि सुबह ही उठ के जाना है आपने, दिन में जब भी टाइम मिले तब जा सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि 45 मिनट से 1 घंटा इकट्ठा ही करना है। आप 15-15 मिनट्स की करके दिन में 3 बार कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो किसी भी तरह अपना लाइफस्टाइल कोशिश करें कि हेल्दी रखें। इसके अलावा अपनी शुगर बार बार घर पे चेक करते रहें। शुगर फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए चेक करने की, वो आपके ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है। वो आप अपने डॉक्टर से मिलके उनके साथ अपना एक रूटीन बना सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली चेक करें, कौन कौन सी करें, जब भी चेक करें उसका रिकॉर्ड बनाएं और अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम मिलते रहें। जब भी वो कॉल करें उनको मिलते रहें। और इसके अलावा कुछ लैब टेस्ट हैं जो हम कहते हैं बार बार, वो भी बार बार कराते रहने बहुत ज़रूरी है। जो ये कॉम्प्लिकेशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, आमतौर पे इनके सिम्टम्स बहुत लेट पता चलते हैं। जैसे किडनीज पे अगर असर है तो उसका हमें ये नहीं है कि जब असर हुआ उसी दिन पता चल जाएगा। पहले कुछ डैमेज चलता रहेगा आपको, जैसे ब्लड में, यूरिन में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन लॉस होना शुरू होगा, उस स्टेज पे कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। लेटर ऑन जब क्रेटिनिन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, तो ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है। तो उसको टाइमली पकड़ने के लिए भी टाइम टू टाइम टेस्ट कराते रहना बहुत ज़रूरी होता है। एंड सर इसके लिए कौन सा कंफर्मेशन टेस्ट है, जैसे कहते हैं 3 महीने वाला जो टेस्ट है, अगर वो बंदे करवा लेते हैं तो फिर वो खाने पीने के बाद वाली बात से मतलब बता सकता है कि वो भी मतलब करानी चाहिए और वो भी नहीं, हमें सारी शुगर चेक करनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज आपने अपना टेस्ट कराया और आपका HbA1c 7 है। हम 3 पेशेंट्स की एग्जांपल लेते हैं। सपोज 3 पेशेंट्स हैं, तीनों का HbA1c 7 है। पर आजकल हमारे पास एक और टेस्ट है जिसको हम CGMS बोलते हैं, मतलब कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें हम एक छोटी सी नीडल, इसके साथ सेंसर होता है, वो फिट कर देते हैं आम में। वो 14 दिन तक हर 5-5 मिनट बाद पेशेंट की शुगर रिकॉर्ड करती है। तो अगर हम मतलब CGMS के जरिए हमें पता चलता है कि एक्चुअली HbA1c 7 का मतलब ये नहीं है कि सब ठीक है। तो अब अगर कंपेयर करेंगे तो सब पेशेंट्स डिफरेंट होंगे। एक पेशेंट ऐसा हो सकता है कि जिसकी शुगर कभी 300 चली जाती है, कभी वो 50 रह जाती है, उसकी भी एवरेज ठीक आएगी। एक पेशेंट ऐसा हो सकता है कि जिसकी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, 250 तक जाती है, पर फिर 70 तक चली जाती है या 80 तक, उसकी भी एवरेज 150 जो HbA1c 7 की बात कर रहे हैं वो आएगा। एक पेशेंट हो सकता है जिसकी बिल्कुल ठीक चल रही है, बहुत ऊपर भी नहीं जा रही, जैसे 160, 70, 80 तक, और नीचे भी नहीं जा रही 120, 30। सो दैट मीन्स अकेला HbA1c सफिशिएंट नहीं है हमें इन कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। HbA1c के साथ हमारी फास्टिंग और जो खाने के बाद वाली शुगर है उसकी वेरिएशन भी कम करनी बहुत ज़रूरी है। बस जो आप एक इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं, क्या ये मतलब नॉर्मल आदमियों के आज पहुंच में आ गया? क्योंकि पहले तो ये बड़े लोग ही लगाते थे। कि आजकल ये जो टेस्ट है कितना महंगा है और क्या आम लोग इस टेस्ट को करवा सकते हैं 14 दिन वाले को? हाँ, ये टेस्ट आम लोग आराम से करा सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल है। ये डॉक्टर्स के पास भी हो जाता है कि जैसे जनरली कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, डायरेक्टली वो लोग ही घर जाते हैं, हम नंबर प्रोवाइड करते हैं, वो खुद ही घर पे लगा देते हैं। और इनकी जनरली जो इसकी कॉस्ट है वो अराउंड 2500 के अराउंड कॉस्ट पड़ता है। ओनली 100 में अभी मतलब हजारों में नहीं, मतलब 2500 रुपया तो हर आदमी कर सकता है। वो 14 दिन का आपका रिकॉर्ड बताता है और बहुत सारे पेशेंट्स को वो इतना पसंद आता है कि वो हर महीने वो 14 दिन के लिए लगा लेते हैं और उनको उससे लगता है कि उनकी शुगर मतलब बाद में वो उतार कर ले जाते हैं, मतलब 2500 रुपया मतलब देगा नहीं, वो वेस्ट, वो वन टाइम यूज उसका सेंसर का रहता है, वो डिस्पोजेबल सेंसर है। उसमें से बस हम लोग एक
रिकॉर्डर की हेल्प से उसमें से डेटा ले लेते हैं, उसका प्रिंट आउट रिपोर्ट का निकल जाता है, उसके बाद वो बेकार है, उसके बाद वो डिस्पोजेबल है। वो सेम चीज़ कंपनी ने पेशेंट्स के लिए भी लॉन्च कर दी है, जो पेशेंट्स अपना भी बाय कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी इजीली मिल जाता है। जैसे उसके साथ साथ एक, जैसे आपने इंसुलिन की बात कही है कि जो इंसुलिन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी आप लोगों ने अब सुई के बिना इंसुलिन का कोई सिस्टम जो बनाया है डॉक्टर्स ने नई नई टेक्निक्स के साथ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, रिसर्च तो बहुत चल रही है, पर अभी तक इंसुलिन देने का निडल के अलावा और कोई तरीका ज़्यादा कामयाब नहीं है। इनहेलर्स इसके जो पहले भी आए थे, पर वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं थे, तो बंद हो गए। दोबारा से एक इनहेल्ड इंसुलिन भी लॉन्च हुई थी, जो भी इंडिया में नहीं अवेलेबल है, यूएस में है, बट उसके रिजल्ट्स कोई बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा फेमस नहीं हुई। तो मतलब इंसुलिन अभी आज की डेट में हमारे यहाँ पे जो इंसुलिन है वो इंजेक्शन फॉर्म में ही हम दे सकते हैं। उसकी इंजेक्शन की फॉर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे एक नीडल्स आती हैं, जो सबसे शुरू से जो आती हैं, नीडल्स में हम भर के लगाते हैं। एक सेकंड फॉर्म पेन्स होते हैं, इंसुलिन पेन्स, और एक थर्ड फॉर्म है इंसुलिन पंप्स हैं हमारे पास। इंसुलिन पंप्स का फ़ायदा ये रहता है कि उसमें एक बार वो नीडल लगती है तो 3 to 5 डेज तक सेम नीडल काम करती रहती है। आपको सिर्फ एक रिमोट उसका रहता है, उसमें से डोज एंटर करनी होती है, तो वो अपने आप इंजेक्ट हो जाती है। जैसे मॉरल ओबेसिटी जैसे एक अभिशाप बन चुका है, और बच्चों को भी शुगर से ग्रस्त, क्योंकि पहले तो जिन्होंने कहते थे लोग 40 साल के बाद ही शुगर आएगी, एक मतलब दूसरी तो 2 टाइप की जैसे शुगर है, तो अब क्या कहना चाहेंगे कि आजकल बच्चों को जो आ रही है शुगर, वो 40 साल वाले की शुगर भी आनी शुरू हो गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आजकल बहुत ही ज़्यादा खराब जीवन शैली की वजह से, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा खाना पीना, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बच्चों को स्पेशली। जैसे अगर हम बात करें, आज से 20-30 साल पहले हम मूवी देखने जाते थे, छोटा पैकेट पॉपकॉर्न का, छोटी कोक होती थी या कोल्ड ड्रिंक होती थी। आज की डेट में अगर आप जाते हो तो वो लार्ज से छोटा कुछ मिलता ही नहीं है, तो हर चीज़ का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। दूसरा, हमारी जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, बाहर जाने की, बाहर का खाना खाने की, और घर पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल तो अच्छा खाना पसंद का नहीं है। एड्स भी इस तरह की आती हैं, बच्चों को बताती हैं कि अच्छा आप गेम खेल में बिजी हो तो खेलते रहो और बाहर से ऑर्डर कर दो। तो ये हमारी जो खराब लाइफस्टाइल है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। डाइट अच्छी ना होना, हेल्दी ना होना, और एक्सरसाइज की कमी। क्योंकि पहले होता था, पहले लोगों का, बच्चों का भी पहले फिजिकल एक्टिविटी बहुत हो जाती थी, बाहर खेलते थे। कुछ पिछले 1.5-2 साल में कोविड की वजह से भी बहुत फर्क पड़ा है, बच्चों को घर में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई है, उनका जो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। तो ये जितने फैक्टर्स हैं, डाइट ठीक ना होना, एक्सरसाइज ना होना, सारा दिन बैठे रहना या लेटे रहना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा, ये भी स्टडीज़ में देखा गया है कि जितना स्क्रीन देखेंगे उतना ही ज़्यादा वेट बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा ये बीमारियाँ होने की चांसेस हैं। तो मैं सारे जो पेरेंट्स जो देख रहे हैं उनको ये सलाह देना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, नहीं भी है, तो भी कोशिश करें कि बच्चों को शुरू से ही हेल्दी खाने की आदत डालें। आपने देखा होगा कि बड़ी बार बच्चों के लिए ना बड़े ही कह देते हैं कई बार घर के कि चल बच्चा है, अभी से क्या मना करना, पर ऐसा नहीं है। बच्चों को शुरू से ही 2 साल की उम्र के बाद से ही हम कहते हैं कि एक हेल्दी डाइट की आदत, क्योंकि बच्चों को जो आदत डल जाती है वो बड़े होकर बदलना बहुत मुश्किल है। अगर हेल्दी आदत है तो हेल्दी कंटिन्यू होने के चांसेस रहेंगे, अगर वो अनहेल्दी है तो आगे जाके वो आदत बदलना भी मुश्किल होगा और बीमारियों का चांस बढ़ेगा और अर्ली एज में आने का चांस बढ़ेगा। तो हेल्दी डाइट और एक फिजिकल एक्टिविटी में बच्चों को ज़रूर डालें, किसी भी तरह की, कोई गेम में डाल सकते हैं या कोई स्विमिंग हो सकती है, जिसमें भी बच्चे इंजॉय करें, क्योंकि जिसको आप इंजॉय करते हो उसको आप कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं आगे। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत बच्चों को शुरू से डालें। और अगर आपकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, वेट की, तो टाइम टू टाइम टेस्ट भी कराते रहें। हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर सविता जी, हमने बहुत मुश्किल से इनसे आज समय लिया है। सविता जी, क्या कहना चाहेंगे कि आपने नसों का बोल दिया, किडनी का बोल दिया, क्या कहना चाहेंगे? आंखों को तो ये बहुत ही पकड़ती है, और हार्ट, क्योंकि घी खिचड़ी का जैसे रिश्ता है शुगर का और हार्ट का, बीपी का, क्या कहना चाहेंगे इन दोनों चीजों के बारे में? हमारे दर्शकों को आप थोड़ा अवेयर करें। देखिए, आंखों पे जो शुगर का असर रहता है, आमतौर पर हम कहते हैं कि जब लंबे समय तक शुगर बढ़ी रहे, कंट्रोल में ना रहे, तब आंखों पे असर आता है। और जैसे कि बाकी कॉम्प्लिकेशंस के लिए हमने पहले बात की, आंखों के केस में भी सिम्टम्स हमें जल्दी नहीं पता चलते, तो हमें सिम्टम्स की वेट नहीं करनी चाहिए।
इसमें आमतौर पे क्या होता है कि हमारे पर्दे पे ज़्यादा असर पड़ता है। पीछे पर्दे पे असर पड़ने की वजह से हमारी नज़र कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है। और वो जो हम पकड़ते हैं, अगर आप टाइम टू टाइम टेस्ट करा रहे हैं अपनी आँखें तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। पर अगर आप वेट कर रहे हैं कि नहीं, जब आँखों की नज़र कम होगी, मैं जब प्रॉब्लम आएगी तब जाऊँगा, तो उस स्टेज पे अगर हम ट्रीटमेंट करते भी हैं तो वो हम निगाह को वापस नहीं ला पाते। कोशिश होती है अगर वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए तो रुक सकता है, नहीं तो वो बढ़ता जाता है टाइम के साथ। तो इसलिए टाइम टू टाइम टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जो कैटरैक्ट है, सफ़ेद मोतिया है, वो भी थोड़ा अर्ली एज में आने के चांस रहते हैं और आंखों का प्रेशर भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए अपने आई के डॉक्टर से ना साल में एक बार मिलना बहुत ज़रूरी है और अपना आई का प्रॉपर चेकअप कराना ज़रूरी है। अगर उसमें अर्ली चेंजेस नज़र आते भी हैं तो अर्ली स्टेज पे अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उसको वर्सन होने से रोक सकते हैं और आपकी एटलीस्ट आई साइट बनी रहेगी। बट लेट स्टेजेस पे पकड़ के फिर हम उसको वापस नहीं ला पाएंगे। और डॉक्टर ऐसे ही जैसे बीपी की बात करें, आजकल हार्ट अटैक जो साइलेंट हार्ट अटैक है, जो एक नई बीमारी, जो पहले कम साइलेंट हार्ट अटैक्स होते थे लेकिन आजकल कोई सिम्टम्स नहीं है, कहता बैठे बैठे जिसके ये हो गया। क्या कहना चाहेंगे कि ये भी एक बहुत बड़ी जो है एक प्रॉब्लम आ रही है शुगर के साथ ही? डायबिटीज़ में क्योंकि ब्लड प्रेशर भी बहुत कॉमन है, आमतौर पे हम देखते हैं कि बहुत सारे डायबिटीज़ के ऑलमोस्ट 50% डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जब डायबिटीज़ हमें पता चलती है तो ब्लड प्रेशर या पहले से होता है या साथ ही पता लग जाता है। बाकी पेशेंट्स को भी ना धीरे धीरे जैसे डायबिटीज़ पुरानी होती है तो बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। स्पेशली अगर किडनीज पे इफेक्ट स्टार्ट हो जाए तो सबसे पहले हमें बीपी ही बढ़ता है, उसी से आइडिया लगता है कि शायद किडनीज पे ना इफेक्ट आ रहा हो। तो बीपी बहुत कॉमनली आप कह लो कि अगर डायबिटीज़ पुरानी है तो ऑलमोस्ट बीपी तो होगा ही साथ में, हार्डली कोई पेशेंट्स होंगे जिनको नहीं होता बीपी साथ में। और क्योंकि डायबिटीज़ और हार्ट की प्रॉब्लम जो है उन दोनों के रिस्क फैक्टर्स सेम है, जो हमने रिस्क फैक्टर्स पहले बात की, डाइट, एक्सरसाइज, अपना बैठे रहना, स्क्रीन टाइम, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, तो इसलिए ये दोनों इकट्ठे बहुत कॉमनली हम देखते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका हार्ट की प्रॉब्लम होने का रिस्क 2 टाइम्स ऑलमोस्ट डबल हो जाता है अगर हम कंपेयर करें नॉन डायबिटिक से। तो इसके लिए जो हम लाइफस्टाइल चेंजेस कहते हैं वो दोनों में हेल्प करेंगे। और इसके अलावा ज़रूरी रहता है कि हम डायबिटीज़ अपना अच्छा कंट्रोल में रखें, अपना कोलेस्ट्रॉल का अच्छा ट्रीटमेंट करते रहें और अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। स्मोकिंग छोड़नी बहुत ज़रूरी है हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से। बड़े लोग पूछते हैं, हम उनको अगर बोलते हैं कि स्मोकिंग कहते हैं कि स्मोकिंग से शुगर कैसे बढ़ती है, तो स्मोकिंग से शुगर आपकी डायरेक्टली चाहे बढ़े नहीं, बट क्योंकि दोनों मिलके हार्ट का रिस्क बहुत बढ़ा देंगे, इसलिए स्मोकिंग बंद करनी बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, हम बने हुए हैं डॉक्टर सविता जी के साथ। सविता जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और अवेयर किया हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारा लास्ट क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। जैसे हमने शुगर की बात की, अर्ली बच्चों की बात कर ली, बड़ों की बात कर ली, आंखों के इफेक्ट की बात कर ली, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंट जिनको पैरों पर इफेक्ट हुआ था उनको भी आपने रिवर्स किया है, मतलब उनको उस स्टेज पर लेकर गए हैं कि आज भी वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं और वो पैर कटने से भी आपने बचा दिया है क्योंकि उस स्टेज पर पता चल गया था। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या क्या फैसिलिटीज आपके अवेलेबल है आपके पास, और आपका हमें समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो डायबिटीज़ का मैनेजमेंट है, जैसे हम बात कर रहे थे, इट इज़ अ टीम वर्क। एक जना नहीं मैनेज कर सकता है। जैसे हमने बात की कि आइज़ के डॉक्टर को रेगुलर मिलना बहुत ज़रूरी रहता है। फिर अगर आपने पैर की बात की तो पैर के लिए हमें साथ में एक फुट सर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि जनरली ऑर्थोपेडिक सर्जन रहते हैं, वैस्कुलर सर्जन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हमेशा टीम वर्क रहता है। तो ये जैसे मैं दीप हॉस्पिटल में हूँ तो वहाँ पे हमारे पास सारी टीम अवेलेबल है जो जिससे हम की डायबिटीज़ के जो ऑलमोस्ट सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ हम डील कर सकते हैं। बाकी जो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है, हम कहते हैं कि इंडिविजुअलाइज करते हैं हम। ये कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है जो हम सारों को दे दें। इसमें हमेशा हमें पेशेंट को देख के उसके सारे पैरामीटर्स देख के ही ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ता है। थैंक यू डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।